कौशिक का वार। अदिति, तुम झनक से नहीं, अपनी ही जलन से हार रही हो। सगाई के बाद पहली बार घर का माहौल ऐसा था जिसमें शांति दिख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा था। अदिति के शब्दों में अब पहले जैसी मासूम शिकायत नहीं बची थी, बल्कि हर बात में झुंझलाहट, तुलना और वही पुरानी चुभन घुली हुई थी जो हमेशा झनक के नाम पर बाहर आ जाती थी। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो कब अपनी बात से ज्यादा झनक की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देने लगी है। अनिरुद्ध ने जब झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, तब से अदिति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। वो बाहर से मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर कहीं कुछ जलता रहा, जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। कौशिक ये सब देख रहा था। शुरू में उसे लगा कि ये सामान्य इनसिक्योरिटी है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए अचानक फैमिली डायनामिक्स बदलना आसान नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आने लगा कि अदिति की बातें अब हालात से ज्यादा उसकी सोच का आईना बन रही हैं। हर कॉन्वर्सेशन किसी न किसी मोड़ पर झनक तक पहुंच ही जाती थी। कभी उसकी अपब्रिंगिंग पर सवाल, कभी उसकी अचीवमेंट्स पर तंज, कभी उसके रिश्तों को लेकर शक। कौशिक ने कई बार बात को हल्के में लेने की कोशिश की, पर आज कुछ अलग था। आज अदिति की आवाज़ में वो बिटरनेस साफ सुनाई दे रही थी, जो सिर्फ नाराज़गी नहीं होती, बल्कि अंदर जमा डर का नतीजा होती है। डर कि कहीं वो पीछे न रह जाए, डर कि कहीं सब कुछ झनक के नाम न हो जाए, डर कि उसकी पहचान सिर्फ तुलना बनकर न रह जाए। कौशिक ने पहली बार खुद को रोकना सही नहीं समझा। वो जानता था कि अगर आज नहीं बोला तो ये साइलेंस आने वाले रिश्ते को खोखला कर देगा। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उससे शादी करने जा रहा है, झनक से नहीं। लेकिन उसके शब्दों में सवाल था, अगर रिश्ता उसका है तो जिक्र हर बार झनक का क्यों? अगर भविष्य साथ देखना है तो बीते डर हर बार बीच में क्यों आते हैं? ये डांट नहीं थी, बल्कि आईना था, जो अदिति देखना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। उस इंसान की थकान जो किसी को बदलने की उम्मीद में खुद को समझौते में डाल देता है। उसी वक्त ऋषि ने सब सुन लिया। वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये बातचीत किसी तीसरे के हस्तक्षेप से और बिगड़ सकती है। लेकिन उसके भीतर हलचल मच चुकी थी। ऋषि अब उस मोड़ पर था जहां उसका दिल झनक के लिए खुलकर धड़कता था, लेकिन उसकी समझ उसे हर कदम पर रोकती थी। वो जानता था कि झनक अभी भी अपने पेरेंट्स के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स का बोझ ढो रही है। माँ की गैर मौजूदगी, पिता की पहचान को लेकर सालों की उलझन, और अब अचानक मिली एक्सेप्टेंस, ये सब किसी को भी डला सकते हैं। झनक बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर वो अब भी खुद से सवाल करती थी। उसे लगता था कि अगर उसने ऋषि के प्यार को स्वीकार किया तो कहीं वो भी उसी कंपैरिजन का हिस्सा न बन जाए, जिससे वो हमेशा बचती आई है। वो अपनी पहचान किसी का विकल्प बनकर नहीं बनाना चाहती थी। ऋषि ये सब समझता था, फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि झनक सिर्फ डर के कारण खुद से झूठ ना बोले। उधर अदिति के लिए हालात और उलझते जा रहे थे। एक तरफ कौशिक, जो उसे उसके ही सच से रूबरू करा रहा था, और दूसरी तरफ ऋषि, जिसे वो अब भी पूरी तरह छोड़ नहीं पा रही थी। उसका ईगो उसे मानने नहीं देता था कि ऋषि का दिल अब उससे दूर जा चुका है। आरशी की परछाई अब भी उसकी सोच पर असर डाल रही थी। वही पॉसेसिवनेस, वही एम्बिशन, वही हर हाल में जीतने की जिद। फर्क बस इतना था कि अब सामने दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बहन थी। अनिरुद्ध सब देख रहा था। दो बेटियां, दो अलग अलग रास्ते, और दोनों में अपनी अपनी सच्चाई। वो झनक की सादगी से प्रभावित था, लेकिन अदिति की बेचैनी से अनजान नहीं था। उसे एहसास था कि एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ नाम देना नहीं होता, बल्कि बराबरी का एहसास देना भी होता है। लेकिन क्या अदिति ये समझ पाएगी, या उसकी जलन उसे और अंधा कर देगी? कौशिक के शब्द अदिति के दिमाग में गूंज रहे थे। पहली बार किसी ने उसे झनक से नहीं, खुद से लड़ने को कहा था। सवाल ये नहीं था कि वो किससे बेहतर है, सवाल ये था कि वो खुद से कितनी ईमानदार है। और यही सवाल आने वाले वक्त में हर रिश्ते की दिशा तय करने वाला था। इधर ऋषि ने झनक को एक बार फिर भरोसा दिलाने की कोशिश की, बिना दबाव डाले, बिना शर्त रखे। वो चाहता था कि झनक जब भी हाँ कहे, पूरे दिल से कहे, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि यकीन से। लेकिन झनक के लिए ये इतना आसान नहीं था। प्यार अब उसके लिए खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी बन चुका था। इस इमोशनल क्रॉसरोड्स पर हर किरदार खड़ा है, कोई अपने डर से, कोई अपने ईगो से, और कोई अपने प्यार से लड़ता हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अदिति क्या करेगी, सवाल ये है कि क्या वो खुद को खोने से पहले रुक पाएगी, और क्या झनक अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत जुटा पाएगी।
यही वो मोड़ है जहां से कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, पहचान की बन जाती है। कौशिक के शब्दों के बाद अदिति बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर उसका संतुलन पूरी तरह हिल चुका था। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि कोई उसे जीतने की कोशिश में नहीं, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा है। ये एहसास उसे असहज कर रहा था, क्योंकि अब तक वो जिन रिश्तों की आदी रही थी, वहां सवालों की जगह हक होता था और समझ की जगह नियंत्रण। कौशिक का तरीका अलग था। वो न तो उसे झनक से तुलना करने दे रहा था, न ही उसकी हर बात को सही ठहराने को तैयार था। यही बात अदिति को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। अनिरुद्ध का झनक को स्वीकार करना उसके लिए सिर्फ एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि उसके भीतर सालों से जमा उस सोच पर चोट थी जिसमें वो खुद को हमेशा पहली, बेहतर और ज्यादा डिजर्विंग मानती आई थी। अब अचानक वही झनक, जिसे वो कभी पराशर की बेटी मानकर अपने से अलग समझती थी, उसी घर की बेटी बन चुकी थी। बराबरी सिर्फ कागज पर नहीं आई थी, वो भावनाओं तक पहुंच चुकी थी। झनक इस पूरे तनाव से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात उसे बार बार उसी केंद्र में खींच लाते थे। वो जानती थी कि उसकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, जबकि सच ये था कि वो हर शब्द को बोलने से पहले तौलती थी। अनिरुद्ध की स्वीकृति उसके लिए राहत भी थी और बोझ भी। राहत इसलिए कि अब उसे अपनी पहचान साबित नहीं करनी थी, और बोझ इसलिए कि अब उससे उम्मीदें जुड़ चुकी थीं। वो किसी की वजह से किसी का नुकसान नहीं बनना चाहती थी, खासकर अदिति का। ऋषि जब उससे अपने दिल की बात कहता है तो झनक उसे टालती नहीं, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर पाती। उसका डर सिर्फ रिजेक्शन का नहीं है, बल्कि रेपिटिशन का है। वो वही गलती नहीं दोहराना चाहती जो पिछली पीढ़ी ने की थी, जहां रिश्ते अधूरे सच और अधूरी हिम्मत पर टिके थे। ऋषि उसे भरोसा दिलाता है कि उसका प्यार किसी से छिनने का नाम नहीं है, बल्कि साथ चलने का वादा है। लेकिन झनक के लिए भरोसा शब्दों से नहीं, समय से बनता है। कौशिक को ये सब महसूस हो रहा है। वो देख रहा है कि अदिति के भीतर दो आवाज़ें हैं, एक जो खुद को बेहतर बनाना चाहती है और दूसरी जो किसी और को गिराकर आगे बढ़ना चाहती है। वो साफ कर देता है कि वो उसी अदिति के साथ चल सकता है जो खुद से भागे नहीं। उसका ये रुख अदिति को और परेशान करता है, क्योंकि पहली बार कोई रिश्ता उसे उसकी खामियों के साथ नहीं, बल्कि उनके खिलाफ खड़ा होकर बचाने की कोशिश कर रहा है। अदिति के भीतर तूफान तेज होता जा रहा है। एक तरफ कौशिक की सच्चाई, दूसरी तरफ अर्शी की सोच और तीसरी तरफ ऋषि की दूर होती मौजूदगी। उसे पहली बार लग रहा है कि अगर उसने अब भी खुद को नहीं संभाला तो वो सब कुछ खो सकती है, वो रिश्ता भी जो नया है और वो इज्जत भी जो अब तक उसे अपने आप मिली थी। यही वो बिंदु है जहां कहानी सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं रहती, बल्कि आत्मचयन की कहानी बन जाती है। हर किरदार को तय करना है कि वो डर के साथ जिएगा या सच के साथ, और यही फैसला आगे चलकर इस कहानी की दिशा बदलेगा। यहाँ से हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अब कोई भी फैसला सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे रिश्तों के संतुलन को प्रभावित करेगा।